दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल A2 वर्स बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, जिसने मौर्यों के बाद पूरे भारत को एकीकृत करने का कार्य किया था। और मौर्य के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डायनेस्टी मानी जाती है और हमारे भारतीय इतिहास के पन्नों में ये एक स्वर्ण युग के रूप में दर्ज है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। और इस टाइम में जो विज्ञान की प्रगति हुई थी वो बहुत ही उल्लेखनीय है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, और अपना ध्यान बरकरार रखिएगा, अंतिम तक वीडियो में बने रहिएगा और इससे आपको निश्चित ही आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में 71वीं बीपीएससी में आपको फ़ायदा नज़र आएगा। क्वेश्चन सीधा आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे वहाँ पे। दोस्तों, यहाँ आपको याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य का जो नींव है वो रखी गई थी श्री गुप्त के द्वारा। ये एक छोटा सा फैक्ट है। उसके बाद आपको याद रखना है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में आपको तो जो फैक्ट याद रखना है कि ये एक महान गुप्त साम्राज्य के राजा हुए थे, गुप्त वंश के। और समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार किया था। इन्हें इसी के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये बात आप ज़रूर याद रखिए। और इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें प्रयाग प्रशस्ति पत्र से मिलती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इसके बारे में बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। या इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। स्तंभ लेख, इसके रचनाकार जो हैं वो हरिसेन हैं। हरिसेन, ये आपको फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि इनके सिक्कों पर इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए इन्हें दिखाया गया है, ये आपको याद रखना है। और एरन अभिलेख है एक, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त का जिक्र मिलता है। बेसिकली इन्हें 100 युद्धों का विजेता भी कहा गया था। 100 युद्धों का विजेता। इनके टाइम में एक मेघवर्धन थे। मेघवर्धन ये श्रीलंका के राजा थे। इन्होंने गया में बुद्ध मंदिर के निर्माण के लिए भूमि मांगी थी और अनुमति मांगी थी। तो मेघवर्धन का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। इनके बाद जो आपको नाम याद रखना है वो याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। मेहरौली अभिलेख है। मेहरौली अभिलेख दोस्तों, आप जब कुतुब मीनार जाएंगे, आप दिल्ली में अगर कुतुब मीनार जाएंगे तो वहाँ पे एक लोहे का स्तंभ दिखता है। आप गूगल करेंगे तो भी वो दिख जाएगा। वो 99% वो लोहे का बना हुआ है और आज तक उसमें जंग नहीं लगा हुआ है। वैज्ञानिक आज भी हैरान है। वहाँ पे राजा चंद्र का जिक्र है, जो माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही ये है। और इनका जो उपाधि था वो विक्रमादित्य की उपाधि था। विक्रमादित्य।
विक्रमादित्य उपाधि उस टाइम पे बहुत ही प्रसिद्ध, विक्रमादित्य उपाधि बहुत ही प्रसिद्ध उपाधि मानी जाती थी। और जब राजा बहुत पराक्रमी होता था तो ये उपाधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता था। ऐसे 26 शासक हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद आपको जो याद रखना है दोस्तों कि चंद्रगुप्त टू की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा थी, पाटलिपुत्रा। और सेकंड राजधानी उज्जैन थी। पूरे गुप्त साम्राज्य में भी यही देखने को मिलता है हमें। शुरुआत में गुप्त साम्राज्य में सेंटर जो रहता है वो पाटलिपुत्र रहता है और बाद में ये उज्जैन हो जाता है। इनके काल में आपको फाहियान भारत आया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है। प्लस इनके 9 रत्न थे, इनके दरबार में जो दरबारी थे और उनके 9 रत्न में जो थे शामिल थे वो कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराह मिहिर जैसे विद्वान शामिल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है दोस्तों और यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। फिर दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपको जिसके बारे में ध्यान रखना है वो कुमारगुप्त प्रथम। इनकी उपलब्धि ये थी और ये आपके बिहार के पॉइंट से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नालंदा महाविहार की स्थापना इसी टाइम इनके ही रेल्म में की गई थी, इनके ही कार्यकाल में की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए पढ़ने के लिए तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना वही है जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हों। तो शासक के बारे में आपको इतना ही जानना है दोस्तों। अगर आपने इतना कर लिया तो समझिए कि पॉलिटिकल हिस्ट्री का आपने लगभग सारा कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लें। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि श्रीगुप्त यहाँ पे संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक जब पूछ दे तो चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पे माना जाएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? मैंने आपको बताया कि इसके रचयिता जो हैं वो हरिसेन। देखना, गुप्त सम्राट जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। समुद्रगुप्त के टाइम पे जो भारत का हमारे आपको देखने को मिलेगा, ये हमारे भारत का नक्शा है। ये हमारे भारत का नक्शा है और उस टाइम पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भी हुआ करते थे। तो अगर मैं बात करूं तो लगभग ये हमारा भारत था और इनके टाइम पे ये पूरा रीजन, यहाँ से जो रीजन आपको देखने को मिलता है, ये पूरा गुप्त साम्राज्य हुआ करता था दोस्तों।
समुद्रगुप्त के टाइम पे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों इस पे हमने बात की थी राजधानी के बारे में, और जाना था कि इनकी पहली राजधानी पाटलिपुत्रा थी और फिर उज्जैन थी। उज्जैन फिर मुख्य राजधानी हो गई थी। हुन आक्रमण को रोकने वाले गुप्त शासक कौन थे? तो दोस्तों ये स्कंदगुप्त थे, जिन्होंने हुन के आक्रमण, दोस्तों हुन को हुन भी बोला जाता है और हंस भी बोला जाता है। बेसिकली इंग्लिश में ये हंस लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में इसे हुंस ही पढ़ा गया था। हुंस कहाँ थे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। हंस का जो ये था वो भारत के इस रीजन में था, इस रीजन में जो वर्तमान सिंध, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पे हंस आपको देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन सा शासक विक्रमादित्य की उपाधि से प्रसिद्ध था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी कन्या से विवाह किया था? दोस्तों लिच्छवी वही है जो बिहार में हमें देखने को मिलता है, बिहार में इस रीजन में हमें देखने को मिलता है। कुमार देवी से इन्होंने शादी किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर देखते हैं दोस्तों हम लोग कि निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत का राजा समुद्रगुप्त के अधीन हुआ था? कौन से राजा जो थे वो समुद्रगुप्त के अधीन हुए थे, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो सिंह वर्मन समुद्रगुप्त के अधीन हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के अधीनस्थ राज्यों की संख्या कितनी थी? कितने राज्य समुद्रगुप्त के अधीन माने गए थे? तो लगभग 50 राज्य समुद्रगुप्त के अधीनस्थ राज्य थे। गुप्ता काल में संधि विग्रहक पद का कार्य था। तो संधि विग्रहक दोस्तों एक पद हुआ करता था। मैंने जो अभी बताया कि प्रयाग प्रशस्ति पत्र के लेखक जो थे हरिसेन, ये हरिसेन संधि बेसिकली संधि विग्रहक ही थे। तो संधि विग्रहक जो थे इनका जो कार्य था कि युद्ध और संधि संबंधी मामलों की देखरेख करना। तो संधि विग्रहक जो प्रमुख अधिकारी माना जाता है, संधि और युद्ध का मंत्री इन्हें कहा जाता है। महादंड नायक किस पद का द्योतक था? महादंड नायक किस पद का द्योतक था? तो दोस्तों ये जज हुआ करते थे। गुप्त काल में भूमि मापने के लिए कौन सी इकाई प्रचलित थी? तो निवार एक था, भूमि माप के लिए यूज किया जाता था। उपरिक महाराज किसे कहते थे? उपरिक, तो दोस्तों ये प्रांत जो प्रमुख थे वो उपरिक कहलाते थे। प्रांत प्रमुख उपरिक कहलाते थे। दोस्तों जो इनका रेल्म था, मतलब जो साम्राज्य था वो कैसे था वो ज़रा एक बार आप देख लेंगे तो बहुत ये होगा। पूरा राज्य जो था, पूरा राज्य ये जो था वो कई भुक्तियों में विभाजित था। भुक्ति या प्रांत आप इन्हें जानेंगे। और इसका जो प्रभारी होता था वो उपरिक होता था, उपरिक। उसके बाद ये विषयों में विभाजित थे, और विषयों में विभाजित थे। इसका जो ये होता था विषय या जिला के तौर पे आप इसे जान सकते हैं। इसका जो ये होता था विषयपति होता था, विषयपति। वर्तमान में जो जिला अधिकारी यानी कि डीएम है होते हैं। और विषयों को विथि में बांटा गया था, विथि। और विथि जो थी वो फिर ग्राम में आपको विभाजित थी। तो ये इनका पूरा बंटवारा था ऊपर से लेकर नीचे तक। गुप्त प्रशासन में कौन सा पद वित्तीय कार्यों का दायित्व संभालता था? दायित्व जो था वित्तीय कार्यों का कौन सा दायित्व? तो
कोषाध्यक्ष। ग्राम स्तर पर प्रशासन की देखरेख कौन करता था? ग्राम स्तर पर प्रशासन की देखरेख लेखपाल करता था। दोस्तों, गुप्ता प्रशासन में कुमार मात्य का कार्य क्या था? कुमार मात्य ये एक प्रशासनिक अधिकारी होते थे दोस्तों, आपको मैं बता दूं। और जो इनका मेन कार्य होता था वो राजा का प्रमुख सलाहकार होना था। किस पद को न्यायपालिका से संबंधित माना जाता है? तो न्यायपालिका से जो संबंधित है दोस्तों वो आपको पुरोहित का पद जो था वो न्यायपालिका से संबंधित माना जाता था उस टाइम पे। गुप्त प्रशासन में राजुका का कार्य क्या था? राजुका, तो राजुका भी एक महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इसका काम था न्याय का वितरण। नगर प्रशासन में प्रयुक्त प्रमुख अधिकारी कौन था? नगर प्रशासन में तो कोषाध्यक्ष आपको देखने को मिलता है दोस्तों। आर्यभट्ट द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों आर्यभट्ट ये हमें देखने को मिलता है। फिर जाते हितोपदेश के रचयिता कौन थे? हितोपदेश के रचयिता कौन थे? विष्णु शर्मा हमें हितोपदेश के रचयिता के रूप में देखने को मिलते हैं। अमरकोश के रचयिता कौन थे? तो अमरकोश के रचयिता अमर सिंह थे। मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? कालिदास की ये रचना है दोस्तों, मालविका अग्निमित्र। कालिदास की जो अन्य रचना है उसके बारे में देख लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा जो इनका है कुमार संभवम, फिर मेघदूत, रघुवंशम, ऋतु संहारम। मोस्टली इनके नाम में ट्रिक यही है कि इनके नाम में म आपको जरूर दिखेगा, तो उससे आपको पकड़ना होगा कालिदास की रचना को। चंपू रामायण गुप्तकालीन किस लेखक की रचना है? चंपू नारायण कालीन किसकी रचना है? तो दोस्तों ये भट्टिये की रचना आपको देखने को मिलती है। इनका एक और है रावण वध। 10 कुमार चरित्रम किसकी रचना है? 10 कुमार चरित्रम किसकी रचना है? तो दोस्तों ये जो हमें देखने को मिलता है दंडी की रचना 10 कुमार चरित्रम है। पाइक और भी कुछ रचनाएं और भी हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, जो कि ये है मुद्रा राक्षस। याद रखिएगा दोस्तों, मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त। पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा की रचना है। पंचतंत्र। स्वप्न दास वासम, स्वप्नवास दत्तम ये है दोस्तों। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, स्वप्न वास दत्तम। ये जो रचना है दोस्तों भास की है, भास। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों जिसको आपको याद रखना चाहिए।
दोस्तों अब कुछ और हाँ, पाई का सटीक मान 3.1416 के निकटतम देने वाला भारतीय वैज्ञानिक कौन था? तो दोस्तों पाई के बारे में हमें आर्यभट्ट ने बताया था। शून्य की अवधारणा को सबसे पहले व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया, शून्य की अवधारणा को सबसे पहले जो व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया वो ब्रह्मगुप्त ने। गुप्तकालीन वैज्ञानिक जिन्होंने ग्रहण और ग्रहों की गति पर कार्य किया था। तो दोस्तों ये जो थे सुश्रुत, वाग्भट, वराहमिहिर और चरक, तो ये वराहमिहिर थे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पृथ्वी की परिधि का उल्लेख मिलता है? परिधि का उल्लेख, पृथ्वी की परिधि का जो उल्लेख मिलता है आर्यभट्टीय में हमें मिलता है। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। गुप्तकालीन आयुर्वेद विशेषज्ञ कौन थे? आयुर्वेद विशेषज्ञ तो दोस्तों सुश्रुत, वाग्भट और चरक ये तीनों माने जाते हैं। पंच सिद्धांतिका किस विषय पर आधारित है? तो दोस्तों ये खगोल विज्ञान पर आधारित है। गुप्त काल में धातु विज्ञान का एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? धातु विज्ञान का एक महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो आपको इलाहाबाद स्तंभ देखने को मिलता है। गुप्त काल में किस वैज्ञानिक ने बीजगणित पर कार्य किया था? बीजगणित पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो भास्कर प्रथम थे। दिव्य ध्वनि नामक यंत्र का प्रयोग किस उद्देश्य से होता था? दिव्य ध्वनि, खगोल मापन के लिए दिव्य ध्वनि का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। गुप्ता काल में किस जाति व्यवस्था की प्रमुखता थी? दोस्तों ये जो हमारा जितने भी वैज्ञानिक ये हुए थे वो बहुत ही मतलब समृद्धशाली थे और जिनको आज भी बहुत अंडररेटेड माना जाता है दोस्तों। बहुत ही मतलब बहुत ही अंडररेटेड माना जाता है। आर्यभट्ट के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि आर्यभट्ट ने ही दशमलव प्रणाली दिया था। दशमलव जो हम लोग जानते हैं वो आर्यभट्ट ने ही दिया था। और कुछ और ये है ब्रह्म सिद्धांत है एक बुक, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने लिखा था। भारतीय आयुर्वेद के पिता धन्वंतरी माने जाते हैं। धन्वंतरी भारतीय आयुर्वेद के पिता माने जाते हैं। और सूर्य सिद्धांत एक बुक है, सूर्य सिद्धांत गुरु इसको बोलते हैं, ये बुक है और इसे लाट देव ने लिखा था। लाट देव ने लिखा था। दोस्तों इनके सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो कौन सी जाति व्यवस्था प्रमुख थी? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि दोस्तों वर्ण व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी है? दोस्तों एकमात्र कलंक के रूप में अगर देखा जाए तो स्त्रियों की स्थिति में बहुत ही गिरावट देखने को मिलती है यहाँ पे, जो कि बहुत सीमित परंतु सम्मानित था। बहुत ही सीमित, बहुत कोई प्रगति नहीं हुआ था। गुप्त काल में निम्नलिखित में यहाँ पे बेसिकली दोस्तों सती प्रथा प्रचलित थी और सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है। कभी ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, अभिलेख में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म राज संरक्षण में था? राज संरक्षण में आपको देखने को मिलता है वैदिक। बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि मौर्यों ने बौद्ध को बहुत बढ़ावा दिया। उसके बाद भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, ब्राह्मणवाद जैसे तत्व भारतीय समाज में वापस से इंट्रोड्यूस हुए और वैदिक धर्म को बहुत ज़्यादा इन्होंने ये किया। किस चीनी यात्री ने गुप्तकालीन समाज की जानकारी दी थी? तो दोस्तों ये हम जानते हैं फाहियान जो कि आया था भारत,
उसने दी थी। फाहियान ने गुप्त भारत के बारे में क्या उल्लेख किया था? तो इसने ये उल्लेख जो किया था वो कानून व्यवस्था और शांति के बारे में उल्लेख किया था। और एक और चीज़ है कि 60,000 हाथी गुप्तों के बारे में कहा था, और 50,000 पैदल सेना, घुड़सवार सेना आदि का उल्लेख भी फाहियान ने किया था। गुप्त काल में प्रसिद्ध गुफा चित्रकला स्थल कौन सा है? तो दोस्तों अजंता हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे गुप्त काल की चित्रकला हमें देखने को मिलती है। गुप्त काल में सबसे अधिक निर्माण किस कार्य के इमारतों का हुआ था? किस कार्य के इमारतों का सबसे अधिक निर्माण हुआ था? तो दोस्तों मंदिरों का निर्माण सबसे ज़्यादा हुआ था। यहाँ पे मैं रुक के आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन से मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट थे दोस्तों। तो आप एक मैप के माध्यम से अगर मंदिर को देख लेते हैं तो ये लगभग आपका क्लियर ही हो जाएगा। दोस्तों इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। हम सबसे पहला जो प्रमुख मंदिर है वो झांसी में स्थित है, दशावतार मंदिर, जिसके बारे में बहुत, ये पंचायतन शैली में है, पंचायतन शैली। दशावतार मंदिर झांसी में आपको देखने को मिलता है। झांसी में देखना सबसे प्रमुख मंदिर है यहाँ का। फिर जो मंदिर है वो आपको धम्मेक स्तूप, उत्तर प्रदेश में है धम्मेक स्तूप। बेसिकली इसका निर्माण तो मौर्यों के द्वारा किया गया था, लेकिन इसको बहुत ही ब्रॉड स्तर पे वापस इसका रिनोवेशन जो किया गया वो गुप्तों के द्वारा किया गया। और ये सारनाथ में स्थित है, सारनाथ में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। गुप्त काल में प्रयुक्त प्रमुख वास्तुकला शैली कौन सी थी? तो दोस्तों ये हमें देखने को मिलता है नागर शैली सबसे प्रमुख थी। देखिए दोस्तों शैली 3 तरीके की होती है, और अगर मैं बात करूं तो शैली के बारे में अगर बात करूं तो हमारे पूरे भारत में जो शैलियाँ प्रचलित हैं इसको आप अभी ही क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि यहाँ पे दिक्कत ना हो। सबसे पहला दोस्तों कि पूरा उत्तर भारत नागर शैली के अंतर्गत आता है। इस पूरे रीजन में आपको देखने को मिलेगा नागर शैली, इस पूरे रीजन में नागर। यहाँ पे एक मिश्रित शैली का विकास होता है जिसे बेसर शैली कहा जाता है, बेसर शैली। और जो रेस्ट जो बच गया इस एरिया में हमें देखने को मिलता है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। ये 3 शैलियाँ पूरे भारत में विकसित थी। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़। अभी मैंने बताया आपको दोस्तों, ये झांसी देवगढ़ में स्थित है। और दोस्तों ये देखें आप, गुप्त काल की मूर्ति कला की विशेषता क्या थी? मूर्ति कला की विशेषता जो थी, अभिव्यक्ति की कोमलता और सौंदर्य को माना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा गुप्त साम्राज्य। और इसे आप जानते होंगे कि अभी तक आपका क्लियर हुआ होगा कि क्यों इसको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि क्यों इसे बहुत ज़्यादा प्रेज किया जाता है, स्वर्ण युग बोला जाता है। और दोस्तों भारत का शेक्सपियर कालिदास को बोला जाता है, ये एक अनदर फैक्ट है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को बोला जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये लगभग हमने सारा जो देख लिया था। एक और चीज़ अजंता और एलोरा के बारे में बता दूं मैं, जो इम्पोर्टेंट है। देखिए एक महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में, महाराष्ट्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र जो है हमारा
यहाँ पे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलता है। दोस्तों ये हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद में वो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। अच्छा, गुफा है तो ये 29 टोटल गुफा हैं, ये आपको फैक्ट याद रखना है। और 29 गुफाओं में गुफा नंबर 16, 17 और 19, ये नंबर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 16, 17, 19 ये गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। के पेंटिंग के टाइम पे भी मैंने शुरू में आप लोग को दोस्तों बताया था, पाषाण काल के टाइम पे अजंता गुफा के बारे में, जहाँ पे हमें पाषाण काल के पेंटिंग्स भी मिलते हैं, इसलिए भी वो एक वो यूनेस्को साइट है वो। दोस्तों इसमें जो बुद्ध के बारे में मैक्सिमम जो भी हैं चित्र बुद्ध काल से संबंधित, यानी कि यहाँ पे चित्रकारी किया गया है, यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं। कुछ प्रमुख चित्र जो हैं वो है मरणासन्न राजकुमारी, बुद्ध की जातक कथाएं, जातक कथाएं इत्यादि। और ये चित्र बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा है, महायान शाखा उससे है। महायान शाखा दोस्तों ये बुद्ध के मूर्ति अगर बुद्ध की दिखी तो इसका मतलब है वो महायान है, और हीनयान वाले बुद्ध की मूर्ति नहीं ये करते थे। दोस्तों अब कुछ हम लोग बिहार से रिलेटेड भी गुप्त साम्राज्य के टाइम पे हम लोग ये जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप इसे बढ़ा के 1.5 गुना स्पीड पे करके ज़रूर देखिएगा अगर समय का अभाव हो तो, लेकिन आपके ये पूरे बिहार सहित आप पूरा इसे कंप्लीट कर लेंगे। गुप्त वंश की उत्पत्ति किस क्षेत्र से मानी जाती है? तो ये मगध से उत्पत्तित हुआ था, ये तो आप भी जानते हैं। गुप्त सम्राटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये पाटलिपुत्र थी और बाद में उज्जैन हो जाता है, उज्जैन MP। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों इलाहाबाद अब प्रयागराज, लेकिन इसका संबंध मगध से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध के किस शक्तिशाली वंश से विवाह स्थापित किया? तो लिच्छवी वंश से, कुमार देवी से। फाहियान ने गुप्तकालीन भारत की यात्रा किस क्षेत्र से आरंभ की थी? पाटलिपुत्र से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में, कुमार गुप्त के रेल्म में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय सर्वप्रथम उल्लेख किस चीनी यात्री ने किया था? फाहियान ने। और मेघवर्मन श्रीलंका के शासक थे, उन्होंने वहाँ पे मंदिर निर्माण के लिए अनुमति मांगी थी। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल जो बिहार में स्थित है, नालंदा और बोधगया में। बोधगया में स्थित गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है? महाबोधि मंदिर हमें देखने को मिलता है। इसको पुनर्निर्मित किया गया था। गुप्त काल में मगध क्षेत्र किस प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत था? भुक्ति और प्रांत के रूप में। जैसे बताया मैंने कि भुक्ति एक प्रांत होता है पूरे राज्य का। गुप्तकालीन प्रशासन में उपरिक महाराज की नियुक्ति कहाँ की जाती थी? प्रांतीय इकाइयों में की जाती थी, प्रांत प्रमुख होते थे ये। गुप्तकालीन मुद्रा प्रणाली का प्रयोग किस प्रमुख व्यापारिक शहर में होता था? तो दोस्तों ये पाटलिपुत्रा में हमें देखने को मिलता है। किस गुप्त सम्राट के शासन में पाटलिपुत्र प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बन गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। इनका ये याद रखना है कि मेन जो 2 राजधानी थी, पाटलिपुत्र और दूसरा उज्जैन। दोस्तों राजधानी दोनों थी, ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्राथमिक रूप से पाटलिपुत्र को राजधानी, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद देखेंगे कि उज्जैन को प्राथमिकता दी जाने लगी और उज्जैन अब राजनीतिक केंद्र के रूप में उभर के सामने आया। गुप्त काल में मगध क्षेत्र में प्रमुख कृषि उत्पाद कौन से थे? चावल, गन्ना, गेहूं। गुप्त शासकों ने बिहार के किन स्थलों पर ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी? गया, वैशाली और पाटलिपुत्रा में। गुप्तकालीन स्थापत्य कला के उदाहरण बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? नालंदा और गया में हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों।
पटना संग्रहालय में संरक्षित गुप्तकालीन प्रमुख अवशेष कौन से हैं? सोने की मुद्राएं और बौद्ध मूर्तियां। गुप्तकालीन सिक्कों की खुदाई बिहार में कहाँ हुई थी? वैशाली और पटना के पास। गुप्तकाल में बिहार किस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध नेटवर्क का हिस्सा था? भारत, चीन, श्रीलंका बौद्ध संचार पथ का। और गुप्त काल में बिहार के किन स्थानों से शिक्षा हेतु विद्यार्थी? नालंदा, तेलोरा कोट और वैशाली। तो दोस्तों ये था हमारा टोटल गुप्ता और ये वीडियो थोड़ा लंबा है और आप इसे बहुत धैर्यपूर्वक देखिए। वो कहा जाता है ना कि धैर्य सर्वत्र साधनम, तो ये उस टाइप का वीडियो है। तो आप इसे धैर्यपूर्वक देखें और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे प्यार दें। और फॉर्म भरने का जो अंतिम समय है दोस्तों वो आ चुका है, तो अगर अभी तक नहीं भरा है तो उसे जाकर ज़रूर भरें और अपनी तैयारी को धार, अब समय बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, और दीजिए। खैर मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।